ठीक है, तो सबसे पहले इसका आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एप्लीकेशन में तो अगर मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ट्राइंगल दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 हैं, राइट। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अच्छा, एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स क्या करता है? एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर लेके आता है, अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम। डिटरमिनेंट क्या करता है? उस चीज, उस पर्टिकुलर पैटर्न के साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू को अटैच कर देता है। दैट्स इट, डिटरमिनेंट इसके अलावा और कुछ नहीं करता। अब इस चीज का डिटरमिनेंट जब ओपन करोगे और जो पैटर्न बन के आएगा, ये वही पैटर्न है जो एक्चुअली में इसके एरिया का पैटर्न होता है, इसलिए इसको इस तरीके से याद रख लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसका एरिया, ये वाली चीज आई कहां से, ये पता है किसी को? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। ओके, ठीक है, रेंडमली 3 पॉइंट्स ले लिए। तो ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा, ये होगा दिस ट्रेपेजियम प्लस दिस ट्रेपेजियम माइनस दिस ट्रेपेजियम। ये समझ में आया? ये तो सिंपल हो गया। अब ये पहले वाले ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज y1 प्लस y2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये डिस्टेंस वो क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। ठीक, प्लस ये वाले ट्रेपेजियम का हाफ ऑफ y2 प्लस y3 इंटू दिस माइनस दिस, तो x3 माइनस x2 प्लस हाफ ऑफ, अब ये वाले का y1 प्लस y3, ये माइनस करना, सॉरी, माइनस ऑफ y1 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम x3 माइनस x1। तो ये जो चीज बन के आएगी, हाफ कॉमन ले लो और उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो पैटर्न बन के आएगा, यहां से जो पैटर्न बन के आएगा वो सेम होता है। दैट इज व्हाई वी से दैट बोथ एरियाज आर सेम। ठीक है ना? तो इस तरीके से आता है ये चीज। सर, तो हाँ जी, ये आपने इसी मैट्रिक्स को खोला है ये वाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, उसी आया कहां से वो चीज बता रहा हूं। ठीक है ना, पैटर्न मैचिंग करते हैं डिटरमिनेंट्स के अंदर, हम और कुछ नहीं करते। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड इज कि अगर हमारे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 0, राइट। तो अब यहीं पे अगर हमारा ये वाला डेल्टा 0 हो जाए, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, अगर ये चीज 0 हो जाए, राइट, तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 and if x y1 x1 y1 1 x2 y2 1, अगर मैं इस चीज को 0 कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x and y, इन जनरल x and y, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। दोबारा बात समझना, x1 y1 x2 y2 x and y कोलिनियर होंगे। तो x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, तो x, y भी उसी के ऊपर आ रहा है, यानी कि, और x, y तो इन जनरल पॉइंट है जो सबको रिप्रेजेंट करता है इन जनरल। तो कहने का मतलब x, y क्या रिप्रेजेंट करेगा? x2 y2 को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को, मतलब x2 y2 वाली x1 y1 x2 y2 को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लाइन की इक्वेशन को निकालने का तरीका भी हो गया, जो x1 y1 एंड x2 y2 पॉइंट से पास कर रही है। ये समझे? क्योंकि उसके बेसिकली ट्राइंगल का एरिया 0 कर दिया ना हमने। ट्राइंगल का एरिया 0 मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर, मतलब x, y इन जनरल, x, y सारे के सारे पॉइंट्स, राइट, x1 y1 और x2 y2 ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे, मतलब उस लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर कोई तुमने स्लोप नहीं निकाली, कुछ नहीं निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज करके तुमने लाइन की इक्वेशन निकाली। अभी तक हमने लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चीजें यूज की थी? स्लोप एंड पॉइंट, बेसिक चीज स्लोप एंड पॉइंट। ये वो चीज है जिसके अंदर स्लोप और पॉइंट यूज नहीं हो रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज हो रहा है।
ये एक दूसरा तरीका है जिसके अंदर स्लोप हम यूज नहीं करते, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं। ये समझे? ये नोट कर लो। तीसरा तो भाई इन जनरल है ना, उसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स कोमा वाई इन जनरल है, वो फिक्स पॉइंट नहीं है ना, वो वेरिएबल पॉइंट है। चलो मैं एक मेथड इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ठीक है? प्लीज ध्यान से फोकस इधर। अब जैन साहब इधर, ठीक है? चलें ध्यान से, एक काम करते हैं, इनको अभी इग्नोर करना, ठीक है? पहले सिर्फ केस वन ही देखना, इसको ढंग से समझने की कोशिश करना, ठीक है? इक्वेशंस को सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स सिस्टम में डालेंगे। अब मैट्रिक्स सिस्टम में डालने का तरीका, ठीक है, पहले कोफिशिएंट्स पकड़ो, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनाओ 1 2 2 3। फिर वेरिएबल की मैट्रिक्स, एक्स एंड वाई वेरिएबल है वर्टिकल, दैट इज इक्वल टू, फिर इधर जो है कॉन्स्टेंट्स, इनकी मैट्रिक्स। अब देखो, इसको जैसे हमने ये लिखा, तो हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स सिस्टम में डाल दिया। इक्वेट करके देख लो जरा, देखो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रो इनटू कॉलम होगा, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2y, राइट? इधर 2x प्लस, अपने आप ये x प्लस 2y एंड 2x प्लस 3y बन जाएगा। एंड ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है x प्लस 2y, वो 5 के बराबर होकर फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इसी को इसके अंदर डाला हमने, ये समझे? इन जनरल, अच्छा एक काम करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, पहले इन जनरल समझा देता हूं। अब तो इन जनरल हमारा क्या बन जाएगा, a, this matrix A which is given, it's a constant matrix, right, into variable x वाली मैट्रिक्स, ये अभी निकालना है, that is equal to B, it is also given। अब यहां से क्या निकालना है मेरे को, x। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ अगर x बचे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा, राइट? तो इधर a हटना चाहिए, और a स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हटाने के लिए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू एक्स, दैट इज ए इनवर्स इंटू बी। तो ये गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए इनवर्स इंटू बी। और ए इनवर्स मेरा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बाय, अब वो मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट हो जाएगा, राइट? तो मेरे को एक्स मैट्रिक्स जो है वो डायरेक्ट मिल जाएगी, राइट? तो मैंने ये मैट्रिक्स जो है ए, दैट इज 1 2 2 3, ये पकड़ी। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, इन दोनों को इंटरचेंज करना और इन दोनों का नेगेटिव साइन, ये मेरा एडजॉइंट आ गया। यही होता है ना एडजॉइंट, जो नीचे लिखते हैं वो एडी माइनस बीसी, वो तो डिटरमिनेंट होता है, तो एडजॉइंट आ गया। अब मेरा एक्स मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट, दैट इज 3 -2 -2 1 into B matrix, that is 5 and 8, total divided by determinant of A। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 3 - 4, तो that is -1 of, ठीक है? अब 15 - 16 -1,
-10 + 8 कितना? -2। -1 अंदर गया तो ये कौन सी मैट्रिक्स है मेरी? x, एंड x मैट्रिक्स इज x एंड y। इक्वालिटी से x की वैल्यू y की वैल्यू डन। पुट करके देख लो, x को 1, y को 2, 2 टू द 4 + 1 5, बिल्कुल सही। ये 1 था, 2, 3 टू द 6, 6 + 2 डन। तो मेथड एक्चुअली में बहुत सिंपल है, चाहे वो 2x2 हो, 2x2 हो, चाहे वो 3x3 हो, फर्क नहीं पड़ता, मेथड बहुत सिंपल है। हम इसको इक्वेशंस को कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड कांस्टेंट की मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके x इक्वल टू b लाएंगे, और यहाँ पे a को हटाना है। a को हटाने का तरीका क्या होगा? उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना। तो जैसे इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास x बच जाएगा a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट इंटू b। तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू b डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो होगा उसके लिए एडजॉइंट ऑफ a निकाला। ये तो निकालना बहुत सिंपल है, अभी 3x3 भी हो तब भी निकालना सिंपल है, राइट। तो उसको b से मल्टीप्लाई करके जो भी चीज आएगी उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करके अंदर लेके जाके जो आएगा मेरे को वेरिएबल मिल जाएंगे। मेथड क्लियर हुआ? पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर अभी यही मेथड चलेगा, दैट इज द ओनली मेथड। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने हैं हमें, और कुछ नहीं। पहले ये नोट करो, स्टैंडर्ड मेथड हेडिंग दे देना, सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये मेथड? Yes. राधिका, Yes, sir. ध्रुव, यस सर, हो गया। ध्रुव, Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब डिफरेंट केसेस से इंट्रोड्यूस कराता हूं, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट केसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो था अपना, 2 इक्वेशंस थी, राइट, उनकी बात करो, क्या क्या केसेस पॉसिबल है, ठीक है। देखो, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती है ना एट द एंड, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या तो पैरेलल, या तो कोइंसिडेंटल। इस केस में एक सॉल्यूशन, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि जो पहली के अंदर आ रहा है वो दूसरी के ऊपर भी आएगा, ये आएगा, तो कितने सॉल्यूशन जाएंगे? इनफाइनाइट। यहां पे नो सॉल्यूशन। तो अगर हमारे सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, इसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक्स एंड वाई होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे वो एक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो। अच्छा, इन केसेस में कभी भी 2 सॉल्यूशन आ सकते हैं क्या? ना, 2 सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर 2 है, एक से ज्यादा हुआ तो इनफाइनाइट ही होगा भैया। एक से ज्यादा 2 3 4 ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि भैया सॉल्यूशन है, मतलब कोई ना कोई वेरिएबल एक्स एंड वाई की वैल्यू है जो उसके अंदर पुट करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो चाहे वो एक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, सॉल्यूशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। नहीं, मैंने नहीं ये बोला, मैंने बोला अगर 2 सॉल्यूशन होते हैं तो उसका मतलब इनफाइनाइट ही होता है, क्योंकि 2 सॉल्यूशन हो नहीं सकते, तो कंसिस्टेंट तो हुआ ना। हाँ, कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। और ये चीज जहां पे नो सॉल्यूशन आ रहा है, सिर्फ इसी को बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों केसेस जाएंगे कंसिस्टेंट में, एंड नो सॉल्यूशन हमारा ये जाएगा इनकंसिस्टेंट। ये क्लियर हुआ? श्योर? अब जैसे एग्जांपल देखो, ठीक है। 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 3। नाउ
2 3 4 6 x y 5 3 तो a x दैट इज इक्वल टू b तो x क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी बाय a डिटरमिनेंट तो एडजॉइंट ऑफ a क्या आ जाएगा इसका एडजॉइंट ऑफ दैट इज 6 एंड 2 नीचे इन दोनों का नेगेटिव तो -3 -4 इंटू बी क्या आ जाएगा 5 3 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट 12 -12 0 अब देखो क्या आ रहा है 30 -9 30 -9 21 -20 + 6 -14 डिवाइडेड बाय 0 तो बेसिकली 21/0 एंड -14/0 चला गया ना ऐसा तो एनीथिंग नॉन जीरो डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड 0/0 इज इनफाइनाइट यही चीज समझानी है ये दो केसेस को इंट्रोड्यूस करना है नॉन 0/0 इज नॉट डिफाइंड 0/0 इज इनफाइनाइट तो वो चीज को देखते हुए यहां पे क्या आएगा नो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट तो एक्स एंड वाई डज नॉट एग्जिस्ट मतलब नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट तो दीज इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट वैसे भी देख लो ये पैरेलल लाइंस है राइट दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस एंड नॉट इक्वल टू दिस बाय दिस तो ये पैरेलल लाइंस का होता है पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी एक्स एंड वाई नहीं होगा जो इनको सेटिस्फाई करेगा राइट तो अपने आप इनकंसिस्टेंट जाएगा आई होप क्लियर हुआ राइट पहले ये नोट कर लो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट एंड देन फिर ये एग्जांपल जल्दी बच्चे को जनरली ये दिक्कत आती है कि यहाँ पे ये चीज नो सॉल्यूशन क्यों आ रहा है और 0/0 वाला केस जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों आ रहा है पहले एक बार 0/0 केस बता देता हूं फिर उसके बाद बताता हूं कि एक्चुअली में वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन क्यों होता है ठीक है उसका रीजन है प्रॉपर रीजन है ठीक है ना उसके बाद देखते हैं पहले एक केस देख लो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं एंड इन दैट केस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो भी हमें पता होना चाहिए ठीक है ना अब देखो जरा तो let's say x plus 2y equal to 5 and 2x plus 4y that is equal to 10 तो ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके ये मैं लाया हूं तो ऑब्वियसली ये कोइंसिडेंटल लाइंस होंगी राइट तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा इनफिनिट सॉल्यूशन राइट तो 1 2 2 4 into x सॉरी एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 5 and 10 ये आ गया राइट नाउ x क्या आ जाएगा adjoint of a into b by तो adjoint of a क्या आ रहा है 4 1 -2 into 5 10 divided by तो 20 -20 0 -10 plus 10 by that is 0/0 0/0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पहले ही नोट कर लो एग्जांपल इनफिनिट सॉल्यूशन की कर लो शाबाश हाँ जी तो टोटल 3 केसेस हमने कवर अप किए हैं यूनिक सॉल्यूशन ठीक है वो अपना नो सॉल्यूशन एंड इनफिनिट सॉल्यूशन राइट अच्छा अब इनफिनिट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है ये चीज देख लो जब भी इनफिनिट सॉल्यूशन आता है राइट सॉल्यूशन तो हमें है सॉल्यूशन तो है इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब वही है बहुत सारे सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो सॉल्यूशन को लिखना तो जरूरी है चाहे वो इनफिनिट सॉल्यूशन है तो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि अगर 2 वेरिएबल है एक वेरिएबल को k ले लो लेट्स से यहां पे मैंने y को ले लिया k तो मेरा x क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से राइट y को k पुट करो इधर जाके क्या हो जाएगा 5 माइनस तो मेरा x आ गया सॉरी y आ गया k x आ गया 5 - 2k वेयर k बिलोंग्स टू ऑल रियल अब k जो मर्जी हो जाए k जो मर्जी हो जाए ये जो चीज आएगी x एंड y ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा x को 1 पुट चलो k को 1 पुट करो
y आ गया 1, x क्या आ गया, तो 1 and 3 बिल्कुल कर रहा है। अरे जो इसको करेगा वो इसको तो करेगा ना, इनफिनिट सॉल्यूशन का मतलब ही यही है। तो मैंने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन से जनरलाइज सॉल्यूशन निकाल लिया। क्या, अगर मैंने y को k लिया तो मेरा x क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2k। अब जो k इधर पुट करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन से ही तो आया है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन को जो k की वैल्यू पुट करके जो x एंड y आएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, और जो फर्स्ट को करेगा वो सेकंड को भी करेगा इनफिनिट। तो ये तरीका होता है हमारा इनफिनिट सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का, इन टर्म्स ऑफ k। इन टर्म्स ऑफ k, एक वेरिएबल को हम k ले लेते हैं। अब अगर 3 वेरिएबल हैं, अभी आएगा एग्जांपल एक्स वाई जेड, और इनफिनिट सॉल्यूशन आ गए इनफिनिट सॉल्यूशन, तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल को k ले लूंगा, लेट्स से z को k ले लिया, राइट। फिर मैं x एंड y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k निकालूंगा, फिर x y z तीनों की तीनों इन टर्म्स ऑफ k आ जाएंगे, तो वो इनफिनिट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। आएगा एग्जांपल, पता चल जाएगा। बट यस, ये चीज समझ में, इनफिनिट सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, इसी के साथ साथ में लिख लो, सॉल्यूशन इज दिस। क्योंकि जैसे जैसे k वेरी करेगा, जो x एंड y आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो कितने k आएंगे, इनफिनिट। तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफिनिट। हाँ हाँ, सेम आएगा, सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा। चले, ये आया था, ध्यान से देखना, ये आया था, राइट। अब केसेस देखना क्या क्या बनेंगे। जीरो नॉन जीरो के मिला के टोटल 4 केसेस बनेंगे, या तो दोनों के दोनों नॉन जीरो, या तो न्यूमरेटर जीरो डिनोमिनेटर नॉन जीरो, न्यूमरेटर नॉन जीरो डिनोमिनेटर जीरो, या तो दोनों के दोनों जीरो। हाँ है ना, ये केसेस पॉसिबल है इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इसको इधर ले आया, क्योंकि डिनोमिनेटर में चीज तभी रखी जाती है जब वो, लेट्स सी कौन कंप्लीट करता है, डिनोमिनेटर में चीज तभी रखी जाती है जब वो, अरे क्या बात है, जब वो नॉन जीरो होते हैं, अदरवाइज तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको जबरदस्ती पहले मैं ए डिटरमिनेंट को इधर ले आया। अब फर्स्ट वाला केस देखो, दोनों नॉन जीरो, राइट। चलो, अब ये नॉन जीरो वैल्यू है तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, ये रूल अपना। तो जो नॉन जीरो बाय नॉन जीरो जो वैल्यू कैलकुलेट हो आएगी वही एक्स हमारा आंसर होगा। तो इस केस में हमारा ए की आंसर आएगा यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला केस देखो जरा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी किया जा रहा है, नॉन जीरो, ए डिटरमिनेंट क्या है, तो यहां पे ये जीरो है, जीरो इंटू एक्स क्या हो जाएगा, और ये क्या है, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो इक्वल टू जीरो हो सकता है क्या, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कॉन्ट्राडिक्शन। आई होप क्लियर हुआ। अब ये वाला देखो जरा, ये क्या है, जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, हाँ या ना भैया। एक्स को जो मर्जी पुट करो, जो मर्जी हो जाए, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई होगा। कितने सॉल्यूशन आए, आ गया जीरो बाय जीरो में इनफिनिट सॉल्यूशन। अब पता चला इनफिनिट और नो सॉल्यूशन क्यों आता है, राइट। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, जीरो इक्वल टू नॉन जीरो आ जाएगा,
तो इनकंसिस्टेंट आ गया, राइट, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। और अगर 0 = 0 आ गया, एक्स को जो मर्जी पुट करो तो इन्फिनिट सॉल्यूशन, इन्फिनिट वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा, अब इस केस में अब ये 0 आ गया, राइट, ये 0 है, ये ऐसा आ गया, तो x की वैल्यू क्या चली जाएगी, 0/a डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू, मतलब इन दिस केस x इक्वल टू, मतलब जो भी वेरिएबल्स होंगे उन सबकी क्या वैल्यू आएगी, 0। स्टिल a की वैल्यू आई तो यूनिक सॉल्यूशन। तो ये चीज, तो मतलब इन दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है, मतलब न्यूमरेटर, ध्यान से देखो यहां पे ना, जजमेंट करो एक चीज प्लीज, इधर न्यूमरेटर नॉन जीरो हो चाहे जीरो हो, ये यहां पे जो आया था ना हमारा, ये चीज के अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर नॉन जीरो हो चाहे जीरो हो, फर्क नहीं पड़ता। डिनोमिनेटर अगर हमारा नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो अगर ए डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, राइट, अब केसेस क्या क्या बनेंगे हमारे, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इसको भी अब हटा रहा हूं, ये रीजनिंग देनी थी। अब यहां पे ए डिटरमिनेंट अगर हमारा नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, राइट, अगर ए डिटरमिनेंट हमारा नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन। अब अगर ए डिटरमिनेंट ही जीरो हो गया तो उसके बाद फिर हम न्यूमरेटर चेक करेंगे। देखो ए डिटरमिनेंट जीरो हो गया, अब न्यूमरेटर चेक करेंगे कि न्यूमरेटर नॉन जीरो है या जीरो है। तो न्यूमरेटर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये जीरो है, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉन जीरो है। अगर ये जीरो आ गया तो 0/0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड ये नो सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. गुड, नोट करो। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इधर सारे, इधर देखो, इधर तो ए इनवर्स तो चलो निकल आएगा, है ना, पहले माइनर निकाले, देखो जरा क्विकली, 1 का माइनर 1 + 3 4, 2 + 3 5, 2 - 1 -1 -1, 1 - 1 0, 1 + 1 2, 1 का 3 - 1 2, -3 - 2 1 + 2 3, तो ये माइनस 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 प्लस प्लस, ये आ गया कोफैक्टर। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है, ठीक है जी, आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, ये कोफैक्टर निकल रखे हैं, तो इनको इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो क्या आएगा, 4 5 क्या बोला था तू, हाँ, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो चलो ए इनवर्स तो आ गया, ठीक है, 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3/10, इनवर्स तो आ गया, तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अब हेंस सॉल्व दिस, मतलब जो ये चीज का निकाला है
उसी को यूज करके ये करना है, अलग से क्वेश्चन मत बना के चल देना, राइट? जो ऑलरेडी चीज निकाल रखी है उसी को यूज करना है, राइट? क्या बना? 1 2 1 -1 1 1 XYZ 402। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes. हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा आप देखो, ये दोनों में देखो जरा क्या अंतर है, ट्रांसपोज। अब इसको मैं ए नाम नहीं, AX इक्वल टू बी नाम नहीं दे सकते अब, राइट? क्योंकि ए नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अब किससे मल्टीप्लाई करना है? ए ट्रांसपोज के इनवर्स से। तो एक्स क्या आ गया? ए ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू बाय, है बाय है बाय, नहीं बाय, अरे एडजॉइंट आएगा ना अभी नहीं कोई बाय नहीं। अच्छा अब याद करो, मैंने तुम्हें ये प्रॉपर्टी बताई थी कि इनवर्स और ट्रांसपोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, आ गया उसका। तो अब देखो, अगर वो चीज प्रॉपर्टी नहीं पता तो बच्चा क्या करेगा? पहले इसका ट्रांसपोज निकालेगा, फिर दोबारा इनवर्स निकालेगा। लेकिन अगर मेरे को वो प्रॉपर्टी पता है तो ये क्या आ जाएगा? ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स ऑलरेडी निकाल रखा है, अब इसका ट्रांसपोज करके इधर डाल दो, बस बात खत्म। इसका डायरेक्टली ट्रांसपोज करके इधर डाल दो, तो ट्रांसपोज करके क्या है? 4 2 2 5 0 5 1 -2 3 एंड 1/10 एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट का ट्रांसपोज नहीं होता। अब ये आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। बी क्या है? तो 1/10 ऑफ 16 0 2 18, परफेक्ट। 8 -4 4 8 6 14, तो 1.8 0.4 1.4, ये आ गए हमारे एक्स वाई जेड। ये प्रॉपर्टी समझ में आया कैसे किया ट्रांसपोज वाला? श्योर? पक्का ना? ये नोट कर लो।